हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी अर्चना वर्मा की लिखी हुई तेरे संग 11 का 90 भाग। कुछ और चाहिए? अभिनव जी ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा। पलक ने इनकार में सर हिला दिया। पर आज मेरा दिल कुछ देने का हो रहा है। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो पलक। ये तुम्हारे पापा का घर है और इस घर से अब तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। ये दोनों भी नहीं। अभिनव जी ने अपनी एक बाह में समेटे हुए पलक से कहा। हम दोनों भला क्यों निकालेंगे? हम दोनों को तो आप ही निकाल कर बाहर कर दीजिए। वैसे भी आपको आपकी बेटी के आगे शुरू से ही कोई नहीं दिखाई पड़ता था। अभिलाष मुंह में बोला। अभिनव जी ने अभिलाष की बात को साफ नजरअंदाज किया और गहरी सांस छोड़ते हुए सीधे होकर बैठ गए। अब कोई मजाक और मस्ती नहीं, मैं तुम तीनों से एक जरूरी बात करने वाला था। अभिनव जी ने सुप्रिया जी की तरफ देखते हुए कहा। तीनों भाई बहन के कान खड़े हो गए थे। मैंने अपनी वसीयत बना दी है। क्या? अभिमान के होठों से चिप्स बाहर आ गया था। वही अभिलाष की आंखें हैरत से बाहर होने को थी और पलक को तो जैसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह मुंह खोले हुए अभिनव जी की तरफ देख रही थी जो अपनी बात आगे जारी कर रहे थे। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर जाने से पहले अपने बगिया के सबसे कोमल फूल को मैं एक मजबूत छांव देना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम तीनों में बराबर बराबर बांट दी है। ये घर अपने बाद सुप्रिया जी के नाम लिख दिया है और सुप्रिया जी के बाद ये भी तुम तीनों के हिस्से में बराबर बराबर आएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि तुम तीनों के हिस्से में बराबर ही है। तुम लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि जब बराबर हिस्सा बांटना था तो वसीयत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि पापा की संपत्ति पर आज भी बेटियों का हक नहीं माना जाता है जब तक कि वो कोर्ट से अपने अधिकार की मांग ना करें। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, इसलिए मैंने खुद ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। तीनों को बराबर बराबर, पर जिम्मेदारियां बराबर नहीं है। मेरे बाद सुप्रिया जी और पलक की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। उम्मीद करता हूं मेरे इस फैसले से किसी को ऐतराज नहीं होगा। अभिनव जी की बात सुनकर अभिमान और अभिलाष दोनों के तो होश उड़ गए थे जबकि पलक हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? वह बोलना चाहती थी, उसके पहले ही अभिमान और अभिलाष आकर उनके पैरों के पास बैठ चुके थे। दोनों ने उनका एक एक हाथ पकड़ लिया। ये सब फालतू के फैसले आप क्यों करते हैं? अभिलाष बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह उनके पैरों को पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ चुका था। इसमें फालतू का कौन सा फैसला है? अभिनव जी ने पूछा। क्या मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम लोगों का नहीं होगा? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए पापा, बस आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहे। इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और पलक की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तो इसे अपने में से भी देने को तैयार है। अभिमान और अभिलाष को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे क्या कहकर अभिनव जी और सुप्रिया जी को यह समझाएं कि इस तरह से वसीयत बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पापा अपनी छांव उनके ऊपर से धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन अभिनव जी और सुप्रिया जी इन लोगों की मनोस्थिति समझ रहे थे। हम लोग तुमसे नाराज नहीं है बच्चे, हमें ये भी भरोसा है कि तुम हमारे बाद पलक का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। जो भाई अपनी बहन के लिए अपना घर द्वार सब छोड़ सकता है, उसके प्यार पर तो कोई संदेह उठाने का सवाल ही नहीं है। और अभिमान को भी मैं जानती हूँ, हम लोगों से ज्यादा प्यार वह तुम लोगों को करता है। सुप्रिया जी ने भी अपने दोनों हाथ अपने तीनों बच्चों के ऊपर बारी बारी से रखते हुए कहा। पर समय और हालात को देखते हुए तुम्हारे पापा का यह फैसला मुझे किसी भी लिहाज से गलत नहीं लगा है। एक गलती हम कर चुके हैं, अब दूसरी गलती नहीं करना चाहते। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपने पापा और मेरी यह बात समझ रहे होंगे। रही बात पलक की जिंदगी की, तो तुम्हारे पापा पहले ही बोल चुके हैं कि पलक जो फैसला करेगी वही होगा। और हमारी तरफ से तुम दोनों को भी यही आज़ादी है। अपने जीवन साथी के मैटर में तुम लोग जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। सुप्रिया जी ने अभिनव जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ,
अपनी जिंदगी हम लोगों ने हंसी खुशी गुजार ली और अब इस उम्र में तुम लोगों को इस तरह से परेशान हम नहीं देख सकते। अभिनव जी बोले। मुस्कान काफी देर से इन लोगों को इस तरह से बातें करते हुए देख रही थी। यह बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता चला कि जरूरी बात हो रही है। लेकिन चाय नाश्ता देखकर उसने मुंह बनाया। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और मुझको अकेले छोड़ दिया। अपनी कार से उतरकर मुस्कान सामने आई और उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा दिए। अभिमान ने हाथ बढ़ाकर उसे उसकी जगह से उठाया और सेंट्रल टेबल पर बिठा दिया। मुस्कान के बिना तो हमारा परिवार पूरा ही नहीं होता। अभिनव जी ने टेबल पर से उठाकर उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा। देखो बातों में चाय ठंडी हो रही है। सुप्रिया जी की नज़र टेबल पर गई। मुस्कान के हाथ में चिप्स का प्लेट थमाकर सब लोग हल्की फुल्की बातों के दौरान चाय पीने लगे। ठीक उसी वक्त गेटकीपर ने अभिनव जी को कॉल किया। सर परीक्षित सर की आए हैं, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। अभिनव जी बोले। परीक्षित आ गया है। अभिनव जी ने एक नज़र अपने पूरे परिवार की तरफ डालते हुए कहा। इसको तो मैं। अभिलाष उठकर खड़ा हो रहा था कि सुप्रिया जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इनकार में सर हिला दिया। पहले पापा को बात करने दो। सुप्रिया जी ने अभिलाष को वहां जाने से रोक लिया था, पर अभिनव जी को भी उसका यहां आना अभी पसंद नहीं आया था। क्या बात हो रही थी, अभिनव जीवन परीक्षित में क्या चल रहा था, इन लोगों के दिमाग में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।